हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 3 तक हमने जो बातें करी थी, हमने पैकेजिंग ऑफ डीएनए और कुछ एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल पढ़ ली थी। अब यहां से आज चौथा दिन है और आज हम लोग डीएनए को एक इंटरेस्टिंग मोड पर ले आए हैं और आज हमें इस डीएनए से 2 डीएनए बनाना है। मतलब आज हमें डीएनए रेप्लिकेशंस की बातें करनी है और उस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें जो मैं रिपीट करूंगा, जैसे कि हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, जो बहुत सारे बच्चों को लगा कि नहीं सर एक बार और बताओ, तो बिल्कुल बताएंगे। ठीक है। दूसरा बेटा आप ध्यान से देखें, हम लोग एनसीईआरटी का सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं जो आपको एनसीईआरटी रीड करने में हेल्प करेगा। तो प्लीज एनसीईआरटी आप रीड करें ध्यान से, ताकि आपको बड़ा मतलब उसके लिए रहे कि हाँ हम एनसीईआरटी साथ पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो अपने 3 दिन की कहानी एक बार मैं रिवाइज करूंगा मेरी जुबानी, आप ध्यान से सुनेंगे, कान पूरे मेरी तरफ होने चाहिए। ठीक है, ताकि आपको सारा समझ आए। तो आपको मैं 2 मिनट मतलब रिवाइज कर रहा हूं, वर्बली एक एक चीज आपको याद आएगी। बस आप क्या करेंगे, आंख बंद करके विजुलाइज करने की कोशिश करें कि क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, बस। ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपको क्या पढ़ाया था बेटा, मैंने कहा था कि डीएनए आरएनए 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है इन ऑल टाइप ऑफ सेल, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे हमारे पास यूकैरियोट या प्रोकैरियोट कोई भी सेल हो। और वायरस के अंदर ही हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड डीएनए मिल सकता है या आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल मिल सकता है। दूसरा मैंने कहा था आरएनए का काम एज अ एडेप्टर है, स्प्लाइसिंग में मदद करता है, मैसेंजर आरएनए की तरह मदद करता है, ऐसे कुछ रोल बताए थे। उसके बाद हमने बोला था डीएनए में 2 चेन है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। हर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए और आरएनए, डीएनए 2 चेन का बना है, आरएनए सिंगल चेन का बना है। डीएनए की चेन जिसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड जैसे हम कह रहे हैं चेन, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं जो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से जुड़े हुए हैं। डीएनए के एक एंड पर 5' होता है जहां एक फॉस्फेट जुड़ा रहता है और 3' पर हमारे पास OH होता है। अब हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो होगा उसमें 3 चीजें हैं, शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट। शुगर हमारे पास 5 कार्बन की पेंटोज है, एल्डोज होती है और उसमें हमारे पास फ्यूरान रिंग होती है। अगर शुगर में हमारे पास OH हो सेकंड कार्बन पर तो वो राइबोज है, और सेकंड कार्बन पर H हो तो वो डीऑक्सीराइबोज है। क्लियर है। शुगर के बाद हमारे पास आ जाता है नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन हमारे पास कितनी नाइट्रोजन की है, 4 नाइट्रोजन की डबल रिंग होती है। 6 अमीनो प्यूरिन एडेनिन का नाम है, 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन गुआनिन का नाम है। आपको केमिकल स्ट्रक्चर नहीं याद कर रहे, नाम याद करो चल जाएगा। उसके अलावा साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। साइटोसिन हमारे पास क्या होता है बेटा, ये पिरिमिडिन है। यूरेसिल 2,4 डाइऑक्सो पिरिमिडिन। उसके 4th कार्बन पर आप क्या करोगे बेटा, 4th कार्बन पर आप एमिनेशन करोगे तो साइटोसिन बनेगा, और 5th कार्बन पर मिथाइलेशन करोगे यूरेसिल के तो थाइमिन बनेगा। ठीक है, सॉरी थाइमिन बनेगा और 4th पर एमिनेशन से साइटोसिन बनेगा। ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि नाइट्रोजिनस बेस और शुगर को जोड़ते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। क्लियर है। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज शुगर की C1 कार्बन से नाइट्रोजिनस बेस की N1 प्यूरीन में और N9 प्यूरीन में और N1 पिरिमिडीन से जुड़ती है। तो जब मैं एडेनिन को जोड़ता हूं तो एडिनोसिन बनता है, गुआनिन को जोड़ता हूं गुआनोसिन, यूरेसिल को जोड़ता हूं यूरिडीन और थाइमिन को जोड़ता हूं थाइमिडीन। पर वो सिर्फ डीऑक्सीराइबोज से जुड़ेगा तो डीऑक्सी थाइमिडीन बोलेंगे। साइटिडीन बोलेंगे किसको, जब साइटोसिन को जोड़ेंगे। क्लियर हो गई बात, सही है सर। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो शुगर की 5th कार्बन है उसके अल्कोहल से फॉस्फेट के OH ग्रुप को रिएक्ट कराएंगे तो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बनेगा। उसे हम कहेंगे GMP गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट या एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। फिर एक और फॉस्फेट और फिर एक और फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट और जोड़ते हैं। बॉन्ड का नाम है फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। उसमें ऊर्जा होती है, हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं। अब हमारे पास बन गए 3 फॉस्फेट वाले न्यूक्लियोटाइड।
हम हमेशा जब भी कोई न्यूक्लियोटाइड जोड़ते हैं, जुड़ने आता है टीपी, जुड़ता है एमपी, मतलब ट्राइफॉस्फेट जुड़ने आता है, मोनोफॉस्फेट जुड़ता है। हमारे पास क्या होगा, एक शुगर के 3' OS एस एंड से जो 5' का फॉस्फेट है वो जाके जुड़ेगा, दोबारा से एक ईस्टर बॉन्ड बनेगा जिसे फॉस्फो ईस्टर कहते हैं। दो फॉस्फो ईस्टर की वजह से उसे फॉस्फोडाइस्टर बोलेंगे। डायरेक्शन आएगी 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ठीक है, वो लिंकेज की डायरेक्शन है। ठीक है, नया न्यूक्लियोटाइड हमेशा 3' एंड पर आकर जुड़ेगा। यहां तक क्लियर हो गई? हां सर। अब हमारे पास क्या होता है, मान लो 10 न्यूक्लियोटाइड की चेन है तो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज 9 होंगे। दो न्यूक्लियोटाइड की चेन आमने सामने एंटी पैरेलल रखूंगा तो वो डबल स्ट्रैंड बनाएंगे, जिसमें ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। डीएनए की 2 चेन के बीच में एच बॉन्ड बनते हैं, आरएनए में विद इन चेन एच बॉन्ड बनता है। कोई डाउट है बता दो, सोचो, मैं जो बोल रहा हूं उनको सोचो भी। ठीक है सर, आगे चलते हैं। फिर हमने आपको क्या पढ़ाया था बेटा, हमने पढ़ाया था डीएनए जब है राइट हैंडेड कॉइल है, उसकी जो पिच है वो 3.4 नैनोमीटर की है। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर, जिससे आप क्या निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ डीएनए निकाल सकते हैं। बेस पेयर को 0.34 नैनोमीटर से मल्टीप्लाई करके हम लेंथ निकाल सकते हैं। फिर हमने डिस्कवरी की बात की। डिस्कवरी में सबसे पहले न्यूक्लिन खोजा मिशर ने 1869 में। उसके बाद चारगाफ का कुछ काम याद कर लो, जिनमें उन्होंने A/T = G/C क्या बोला था, 1 बोला था। चारगाफ रूल आरएनए के लिए नहीं है, डीएनए के लिए होता है, और वो भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए। उसके बाद हमारे पास विल्किंस और फ्रैंकलिन ने एक्सरे डालकर डीएनए की कुछ इमेज बनाई थी, जिसे हम कहते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा। ठीक हो गई बात। उसके बाद हमारे पास बेटा आ जाते हैं विल्किंस और फ्रैंकलिन के बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वॉटसन क्रिक का मॉडल। यदि आपसे कोई पूछता है कि वॉटसन क्रिक के मॉडल का हॉलमार्क मतलब मेन पॉइंट क्या था, तो आप कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है नीट में कि हॉलमार्क क्या है डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल का। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद उसके 5 पॉइंट थे। डीएनए इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, 2 चेन है जिनमें शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है, नाइट्रोजनस बेस अंदर की तरफ है, ये था। दूसरा था कि दोनों चेन एंटी पैरेलल होती है, एक 5 से 3 होती है और एक 3 से 5 होती है हमारे पास। क्लियर है? और फिर था एडेनिन बेस पेयर करेगा थाइमिन से, गुआनिन किससे करेगा, साइटोसिन से, प्यूरिन के सामने पिरिमिडिन। यूनिफॉर्म थिकनेस आएगी, कितनी है, 2 नैनोमीटर। उसके बाद डीएनए राइट हैंडेड कॉइल है, पिच बताई थी और उस पिच का कितना था, 3.4 नैनोमीटर। उसमें 10 बेस पेयर थे, इसलिए डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर आया। उसके बाद स्टैकिंग ऑफ बेस पेयर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंट्रीब्यूट करते हैं स्टेबिलिटी में। फिर हमने बात की कि श्रीमान क्रिक ने काम किया था सेंट्रल डोग्मा में। नाउ सेंट्रल डोग्मा क्या है, कहीं ना कहीं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन देता है कि इंफॉर्मेशन किस तरीके से फ्लो हुई लिविंग सेल में। उन्होंने बताया कि हम डीएनए से एमआरएनए बना सकते हैं, एमआरएनए से प्रोटीन बना सकते हैं। तो डीएनए से एमआरएनए बनाने के लिए हमें ट्रांसक्रिप्शन चाहिए, एमआरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए हमें ट्रांसलेशन चाहिए। डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन। हमें फिर कुछ वायरस मिले जिसमें सेंट्रल डोग्मा को हम मॉडिफाई कर पाए। तो वो जो वायरस हमारे पास मिले बेटा, जो वायरस हमारे पास मिले वो रेट्रो वायरस थे, उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रही थी। कोई डाउट है? नहीं सर। अब इसके बाद हमने कहा था आपको पैकेजिंग ऑफ डीएनए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था पैकेजिंग की जरूरत क्या है। तो मैंने आपको बोला था कि पैकेजिंग की इसलिए जरूरत है क्योंकि हमें कम जगह में रखना है। क्या प्रोकैरियोट्स में भी होती है? हाँ होती है। तो 4.6 × 10⁶ बेस पेयर को 0.34 नैनोमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.56 आ जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद हमने कहा था कि उसको वो क्या करेगा, पैकेज करते वक्त लार्ज लूप्स बनाएगा। क्या बनाएगा? लार्ज लूप्स बनाता है। उसके बाद हमने कहा क्या इसकी भी पैकेजिंग होती है, क्या नाम है, यूकैरियोट्स में भी होती है? हमने कहा बिल्कुल होती है। हमने आपको फेजेस बताए थे कि डीएनए जो होता है सबसे ज्यादा कंडेंस एम फेज में है, G1 S G2 में क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। जरूरत के हिसाब से वो खुलता रहता है, सारा एक साथ नहीं खुलता, स्पेस नहीं है। कितना बड़ा डीएनए रखना है? 2.2 मीटर का। कितनी जगह में रखना है? 10⁻⁻⁶ मीटर न्यूक्लियस में रखना है।
ठीक है, इसके लिए पैकेजिंग की जरूरत पड़ेगी। डीएनए को कब खोल सकते हैं? ट्रांसक्रिप्शन और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए वापसी खोलना पड़ता है। पैकेजिंग में कौन सी प्रोटीन हेल्प करती है? हिस्टोन हेल्प करती है। हिस्टोन में कौन से अमीनो एसिड ज्यादा होते हैं? लाइसिन और आर्जिनिन ज्यादा होते हैं। इसकी वजह से हिस्टोन पे क्या चार्ज आता है बेटा? बेसिक चार्ज आता है। क्लियर है कि नहीं बताओ? हिस्टोन पे चार्ज आ गया बेसिक, बेसिक मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हिस्टोन पे आप क्या करोगे? डीएनए को रैप करोगे। तो जब डीएनए को आप हिस्टोन पे रैप करोगे, डीएनए पे चार्ज नेगेटिव है। हिस्टोन 5 टाइप की होती हैं, H2A, H2B, H3, H4, H1। 4 तरह की हिस्टोन H2A, H2B, H3, H4 डबल होकर ऑक्टामर बनाते हैं। ऑक्टा मतलब 8 हो गया। उस ऑक्टामर पर जब मैं डीएनए रैप करता हूं तो मैं न्यूक्लियोसोम कहता हूं। H1 हिस्टोन ऑक्टामर का पार्ट नहीं है, वो सीलिंग में हेल्प करता है। उस ऑक्टामर पर जो डीएनए प्रेजेंट है वो 200 बेस पेयर है। 200 बेस पेयर है, आप समझ लो ध्यान से, 200 बेस पेयर ऑक्टामर पे है। क्लियर है? जिसे हम न्यूक्लियोसोम कह रहे हैं। उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। सबसे पहले डीएनए खुला हुआ होता है 2 नैनोमीटर। उसके बाद आ जाते हैं हम किस पे बेटा? 10 नैनोमीटर, 30 नैनोमीटर, फिर हमने 400, फिर 700, 1400। 700, 1400 क्रोमोसोम होते हैं। 2 और के बाद वाला सब मेरे पास क्रोमैटिन होता है। ज्यादा कंडेंस क्रोमैटिन कौन से वाला? यू और हेट्रो। हमने कहा हेट्रो। कम कंडेंस यू क्रोमैटिन। क्रोमैटिन लाइटली स्टेन होगा, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा यू क्रोमैटिन वाला। हेट्रोक्रोमैटिन वाला डार्क स्टेन होगा, ट्रांसक्रिप्शनली क्या होगा बेटा? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा। ठीक है। फिर मैंने आपको बोला था, एक चीज और बोली थी कि भाई जो कुछ प्रोटीन और होती हैं जिन्हें नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहते हैं, जो हाइयर लेवल ऑफ पैकेजिंग में मदद करती हैं। ठीक है। फिर हमने कहा कि देखो यार, कहानी यहां आ गई है कि 1869 में हमें पता चला था न्यूक्लिन पर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पे ज्यादा रिसर्च नहीं गई। उसके आगे का काम कराने के लिए हमने क्या किया बेटा? 1926 से क्वेस्ट टू डिटरमाइन जेनेटिक मटेरियल स्टार्ट होती है। क्वेस्ट का मतलब होता है जानने की इच्छा। हम कैसे, हमने मतलब किस तरीके से हम इवॉल्व करे हैं, ये जानने के लिए क्वेस्ट टू डिटरमाइन जेनेटिक मटेरियल। समझे ध्यान से, क्वेस्ट टू डिटरमाइन जेनेटिक मटेरियल। हमने क्या किया? जानने की इच्छा, जानने की मतलब कोशिश करी कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या है। आप समझो, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ का। ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। हमारे पास बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेन है, आर और एस। बैक्टीरिया का नाम स्ट्रेप्टोकोकस, जो निमोनिया कॉज करता है। वो जो बैक्टीरिया था बेटा, वो उसकी जो आर स्ट्रेन थी डिजीज नहीं करती थी, एस वाली करती थी। सही है सर। जो एस स्ट्रेन हमारे पास है, वो एस स्ट्रेन जो था, हमने माइस में इंजेक्ट किया, माइस किल्ड। आर किया, माइस अलाइव। हीट किल्ड, एस किया, देख रहे हो वो क्या हो गया? एस मर गया था तो इसलिए माइस अलाइव। लेकिन हीट किल्ड एस और आर को साथ लिया तो माइस को निमोनिया हो गया। तो ग्रिफिथ ने बोला कुछ ऐसा है जिसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहते हैं। केमिकली क्या है नहीं बताया। केमिकली किसने प्रूव किया? एवरी मैककार्टी मैक्लिओड ने। उनके काम से पहले प्रोटीन माना जा रहा था, क्योंकि प्रोटीन कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है बेटा, प्रोटीन माना जा रहा था। ठीक है। तो उन्होंने प्रूव किया कि जब हम आरएनएज यूज करते हैं, आरएनएज एक एंजाइम है जो आरएनए को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीएज यूज करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। जब डीएनएज यूज करते हैं, डीएनए को डाइजेस्ट करता है। तो अगर मैं डीएनएज यूज ना करूं जिस एक्सपेरिमेंट में, वहां ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, आर कन्वर्ट हो जाता है एस में। तो अभी भी बहुत सारे साइंटिस्ट रेडी नहीं हुए ये मानने के लिए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसका अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल मतलब कोई डाउट नहीं। ये प्रूफ कहां से आया है? ये प्रूफ आया है हर्से और चेज एक्सपेरिमेंट से। अगर आप ध्यान से देखें, हमने लगभग सारा रिवाइज कर लिया 3 क्लास का। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब हम क्या करेंगे? हर्से चेज को बताएंगे, वहां से एक स्पेशल जगह जाएंगे जहां पे हम ये बात करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि यार डीएनए आरएनए में से पहला जेनेटिक मटेरियल कौन है। तो बने रहिए साथ में और बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं बेटा। तो आज हम लोग बात करेंगे फीचर ऑफ गुड जेनेटिक मटेरियल और डीएनए रेप्लिकेशन की। आज ये हमारा गोल है, मतलब अगर मैं आपसे कहूं ये टुडेज गोल है ना, ये हमारा आज का गोल है। ठीक है सर, ये हो गया टुडेज गोल। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं।
हमने आपको लास्ट क्लास में यहां पर रोका हुआ था, यहां पे बात की थी। हमने कहा था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट जो है वो 1928 में आया। उसका मेन पॉइंट था कि कोई ऐसी चीज है जिसे हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहते हैं, जिसका केमिकल नेचर अननोन है और वो बदलता है। किसको बदलता है? आर को एस में बदलता है, ये ग्रिफिथ ने कहा था। उसके बाद एवरी मैककार्टी मैक्लियोड ने सेम बैक्टीरिया पे काम किया, माइस यूज नहीं किया। उन्होंने बोला कि डीएनए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, प्रोटीन नहीं है, ये क्लियर कर दिया उन्होंने। और जो मेन प्रूफ आता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है वो 1952 में हर्से और चेस के एक्सपेरिमेंट से आता है। एल्फ्रेड हर्से, मार्था चेस, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किस पे? बैक्टीरियोफाज और ई कोलाई पे। नाउ बैक्टीरियोफाज क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। बैक्टीरियोफाज एक खास तरह के वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। उनका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफाज का डीएनए होता है। ठीक है, आइए, बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है। तो हर्से चेज एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको कौन सी बातें पता थी, उन्हें क्या प्रूफ करना है। इस एक्सपेरिमेंट के साथ खास चीज क्या है, ये पता ही नहीं चलता प्रूफ क्या करना है ना। कई बार ऐसा हो जाता है। तो ये मेरे पास वो लोग हैं जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, हर्से एंड चेस। ठीक है, व्हाट दे नो, उनको क्या पता था? पहले सोचो इस बात को कि उनको पता क्या था। आप अगर सोचोगे तो आपको समझने आने लगेगा। उनको यह पता था कि मेरे पास एक वायरस होता है जिसे बैक्टीरियोफाज कहते हैं। बैक्टीरियोफाज एक प्रकार का वायरस है बेटा। इस वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो उनको पता है, मतलब वायरस है उसके अंदर अपना एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो वायरस है इस तरीके से, और ये किसको अटैक करता है? अटैक करता है ई कोलाई को। ई कोलाई एक तरह का बैक्टीरिया है और उसमें क्या होता है, अटैक के दौरान जेनेटिक मटेरियल एंटर करता है और अपनी कॉपी बनाता है। तो जेनेटिक मटेरियल जो है ना वो एंटर करके अपनी कॉपी बनाता है। एंटर एंड मेक कॉपी। उनको क्या नहीं पता था ये समझो ध्यान से, वही वो एक्सपेरिमेंट में पता कर रहे थे। एनसीईआरटी ने लिखा है कि उन्होंने ये पता किया, तो वो पता करेंगे ना जो उन्हें नहीं पता था। तो व्हाट दे हैव टू फाइंड, उन्हें क्या पता करना था? ये पता करना था कि जेनेटिक मटेरियल जो एंटर किया, जेनेटिक मटेरियल विच एंटर जो एंटर किया क्या है? इज डीएनए। जो एंटर किया, देखो एंटर तो जेनेटिक मटेरियल किया पर वो डीएनए है, ये प्रूफ करना था। उन्हें यह पता था कि वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है जिसकी मदद से वो अपनी कॉपी बनाता है। उन्हें यह नहीं पता था कि वो जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। अब एक्सपेरिमेंट कैसे कराया जाएगा वो समझो ध्यान से। एक्सपेरिमेंट ऐसे कराया गया कि आपको यह समझो, सबसे पहले वायरस की लाइटिक साइकिल जाननी है, होती क्या है। लाइटिक साइकिल में क्या होता है कि ये वो वायरस है जो इन्फेक्शन करता है और ये वो सेल है जिसे ई कोलाई कहते हैं। तो वायरस इस तरीके से अटैच हो जाता है ई कोलाई पे। आप खुद देखो, नाउ दिस इज ई कोलाई बैक्टीरिया और ये वायरस ऐसे अटैच हो गया। ठीक है, उसका जेनेटिक मटेरियल ये अंदर आ गया, ये ई कोलाई के अंदर ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल अंदर आ गया। अब हमें नहीं पता ये डीएनए है, ये जेनेटिक मटेरियल है। सही है बेटा। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा है कि जो वायरस का ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या करता है, सबसे पहले बैक्टीरिया के न्यूक्लियोइड को तोड़ देता है। उसके बाद ये जो ई कोलाई है ना, ये ई कोलाई इस जेनेटिक मटेरियल को, इस वाले को अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल समझता है और इसकी कॉपी बनवा देता है। तो ये कॉपी बन गई, तो एक तरीके से कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी बन गई। अब जब कॉपी बन गई तो कवर भी बन गया। कॉपी के साथ बेटा क्या बन गया, कवर। आप देख रहे हो ये कवर बन गया, कोट कहते हैं इसे, ये कोट भी बन गया। ठीक है, और साथ में ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। अब ये कौन कर रहा है, ई कोलाई कर रहा है, कॉपी बनवा रहा है। चलो सही है, क्लियर है। अब देखो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इसका जेनेटिक मटेरियल अंदर आया, उसने कॉपी बनाई, इसने पहले तो इसके डीएनए को तोड़ा है ना, और फिर कॉपी बनाई, और कॉपी बनाने के बाद फिर इसने कवर भी बनाया और ये ऐसे पैकिंग हो गई। इस पैकिंग को हम असेंबली कहते थे, है ना। असेंबली मतलब ये असेंबल हो गया। अब क्या होगा, ये टूट जाएगा और ये चीज बाहर आ जाएगी। आप समझ रहे हो, ये टूट जाएगा। कौन टूट जाएगा, सेल की लाइसिस हो जाएगी और ये बाहर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इस तरीके से ये बाहर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, सोचो। तो हम यहां पर बिल्कुल क्लियर हैं
कि जो ई कोलाई है, ये जो ई कोलाई है, इस ई कोलाई के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल एंटर किया, इस जेनेटिक मटेरियल ने कॉपी बनाई और ये क्या किया, सेल को तोड़ के बाहर निकल आया। क्या ये क्लियर है? सोचो अपने दिमाग में। ठीक है, ये क्लियर है। तो जो हर्षे चेस थे उन्हें यह पता था कि वायरस का एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो इस तरीके से कॉपी बनाकर, मतलब वायरस की कॉपी बनवाता है ई कोलाई में। उन्हें यह नहीं पता था, ध्यान से सुने, उन्हें यह नहीं पता था कि ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए का बना हुआ है। क्लियर है कि नहीं बताओ? ठीक है, सही है। हां सर, अब मेरी बात बहुत ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट सुनना ध्यान से, जो मैं अब बताने जा रहा हूं आपको। ठीक है, क्लियर है? एक सेकेंड दो। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, यहां तक तो ठीक है। अब यहां से आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। देखो, मैं आपको यह समझा रहा हूं कि ये वायरस में, देखो उन्हें क्या क्या ये आइडिया, देखो उनको ये आइडिया है कि वायरस जो है उसमें प्रोटीन और डीएनए है, पर ये नहीं पता कि डीएनए अंदर है कि ये बाहर वाला हिस्सा है। मतलब जैसे ये वायरस है, इसमें ये जेनेटिक मटेरियल है, ये कोट है, उनको ये तो था केमिकली हम पता कर सकते हैं। केमिकली कैसे पता कर सकते हैं भाई? केमिकल एनालाइज कर लो कि देखो उसमें क्या क्या है। भाई मैं अगर केमिकली पता करना चाहूं तो वो पॉसिबल है। कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो ये बता देंगे भाई ये वायरस में प्रोटीन और डीएनए है, पर ये नहीं बता पाएंगे कि प्रोटीन अंदर है कि बाहर है। तो उनको ये पता था कि भाई वायरस में हमारे पास प्रोटीन है और डीएनए है, तो प्रोटीन और डीएनए है, पर यह नहीं पता है कि हमारे पास ये प्रोटीन बाहर है कि अंदर है। आप समझ रहे हो? प्रोटीन कहां है ये नहीं पता, बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ है। मतलब ये जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन का बना है, डीएनए का ये नहीं पता, पर यह पता है कि वायरस में दो चीजें हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने वायरस को ग्रो किया ऐसे सोर्स पे। सोर्स का मतलब होता है, मान लो कोई पेट्री प्लेट है, कोई भी पेट्री प्लेट है, इस पे उन्होंने वायरस को ग्रो किया। बहुत ध्यान से सुनना, वायरस को ग्रो किया उन्होंने, और वायरस के अंदर किसी तरीके से इन्होंने क्या किया बेटा, ऐसे सोर्स पे ग्रो किया जिसपे हमारे पास प्रोटीन को रेडियो एक्टिव कर दिया। अब हमें नहीं पता ये प्रोटीन है कि ये प्रोटीन है, पर उन्होंने वायरस के प्रोटीन को रेडियो एक्टिव कर दिया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, ये जो सोर्स था ये S35 सोर्स था, मतलब सल्फर का 35 रेडियो एक्टिव सल्फर था, उससे प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो गई क्योंकि सल्फर प्रोटीन में होता है। ये चीज समझो। तो एक तरीके से उन्होंने क्या किया, अब उनको दो वायरस चाहिए अलग अलग, एक वायरस जिसमें प्रोटीन रेडियो एक्टिव है और एक वायरस जिसमें डीएनए रेडियो एक्टिव है। जिसका उन्होंने डीएनए रेडियो एक्टिव किया, उनको नहीं पता था डीएनए अंदर है कि बाहर, तो इन्होंने क्या किया, P35 सोर्स पर वायरस को ग्रो किया। इस पर क्या किया, वायरस को ग्रो किया। तो इस वाले वायरस में मेरे पास डीएनए रेडियो एक्टिव है। मुझे नहीं पता कि ये चीज डीएनए है कि ये चीज डीएनए है, पर बस मुझे ये पता है कि जो भी डीएनए है वो रेडियो एक्टिव है। और डीएनए को रेडियो एक्टिव कैसे किया, P32 से, क्योंकि P32 रेडियो एक्टिव फास्फोरस है और वो डीएनए में जाएगा, और S35 क्या है, रेडियो एक्टिव सल्फर जो प्रोटीन में जाएगा। तो अब यहां से हल्की कंफ्यूजन फील होती है। अब मैं जो बताऊंगा उनको क्या पता था क्या नहीं पता था, दोबारा सुनना। हर्षे चेस ये प्रूव कर रहे थे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। उनको ये पता था कि जेनेटिक मटेरियल किसी दूसरे सेल को अटैक करता है, जैसे कि ई कोलाई, और ई कोलाई उस जेनेटिक मटेरियल को अपना मानकर कॉपी बनवा लेता है। सही है सर? ठीक है। अब क्या किया उन्होंने क्या किया, वायरस के अंदर किसी तरीके से रेडियो एक्टिव प्रोटीन और रेडियो एक्टिव सल्फर डीएनए बनाने की कोशिश करी। रेडियो एक्टिव प्रोटीन लाने का तरीका, आप उस वायरस को ग्रो करो रेडियो एक्टिव सल्फर पे, तो प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि सल्फर प्रोटीन में होता है, डीएनए में नहीं होता। ठीक है। अगर हम रेडियो एक्टिव फास्फोरस पे ग्रो करते हैं वायरस को, तो हमें ऐसे वायरस मिलते हैं जिनका डीएनए रेडियो एक्टिव है। तो हमारे पास दो वायरस आ गए, एक जिसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव है, एक जिसका डीएनए रेडियो एक्टिव है। मुझे इनकी पोजीशंस नहीं पता, मेरे पास सिर्फ दो वायरस आ गए, एक की प्रोटीन और एक का डीएनए रेडियो एक्टिव है। क्या यहां तक क्लियर हुई बात? बताओ जल्दी से। ठीक है सर, आगे की बात बताइए अब। ठीक है, आ जाओ आगे की बात। आगे की बात यह है कि उन्होंने फिर क्या किया बेटा, पूरा प्रोसेस कराया। पूरे प्रोसेस में, एक्सपेरिमेंट में 3 स्टेप थे। पहला स्टेप क्या था, आप देखो ध्यान से। अगर मैं ऐसा वायरस लेता हूं
जिसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन है। आप समझना इस पूरी बात को, हमने ऐसा वायरस लिया जिसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन है, मतलब उसकी प्रोटीन रेडियो एक्टिव है, इसका मतलब वो S35 वाला वायरस होगा। तो उन्होंने सबसे पहला स्टेप कराया इन्फेक्शन। नाउ व्हाट इज इन्फेक्शन? इन्फेक्शन क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल अंदर गया, ध्यान सुनेंगे, सबसे पहले वायरस अटैच हुआ और जैसे ये वायरस इस ई कोलाई पर अटैच होता है, दिस इज ई कोलाई, इस पर अटैच होता है तो इसका जेनेटिक मटेरियल अंदर आ जाता है। अब ये हो गया इन्फेक्शन। ये क्या हो गया? इन्फेक्शन। अब हमने क्या करी? हमने ब्लेंडिंग करी। ब्लेंडिंग हम क्या चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, हम ये चाह रहे हैं कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये एक तरीके से किसके अंदर है? ई कोलाई के अंदर। किसके अंदर है? ई कोलाई के अंदर है। हां सर ठीक है, हम चाह रहे हैं कि ये जेनेटिक मटेरियल इस कोट से अलग हो जाए। क्या हो जाए? अलग हो जाए। उसके लिए हम एक टेक्निक यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है बेटा? जैसे मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में आपके पास ये बैक्टीरिया के सेल है, ठीक है, इस बैक्टीरिया के सेल है इस तरीके से। आप समझने की कोशिश करना, मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो मान लो आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में ये बैक्टीरिया के सेल है, ठीक है, ये बैक्टीरिया के सेल है। मैं क्या करूंगा, इस टेस्ट ट्यूब को जब ऐसे घुमाऊंगा, मतलब रोटेट करूंगा, तो क्योंकि बैक्टीरिया हैवी होता है नीचे आ जाएगा। बैक्टीरिया किस में आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। किस में नीचे आ जाएगा? इसको कहते हैं पैलेट, जो नीचे इकट्ठा हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, टेस्ट ट्यूब को इस तरीके से रोटेट करते हैं बेटा, इस तरीके से ऐसे रोटेट करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। जो हैवी चीज होती है वो नीचे बैठ जाती है, बैक्टीरिया हैवी है नीचे बैठ जाएगा, और जो वायरस का कोट है वो मैं चाहता हूं कि ऊपर आ जाए। अब मैं क्यों बैक्टीरिया को नीचे चाहता हूं? क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, वो भी नीचे आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम क्या करना चाह रहे हैं, उस कोट को जेनेटिक मटेरियल से अलग करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, कहा वायरस को कि तू अटैक कर। जब वो अटैक करेगा तो अपना जेनेटिक मटेरियल इस ई कोलाई के अंदर एंटर करा देगा। इसका मतलब कोट से जेनेटिक मटेरियल अंदर चला गया। अब मैं चाह रहा हूं कि इस ई कोलाई को अलग कर दो इस कोट से। उसके लिए मुझे सेंट्रीफ्यूगेशन करनी पड़ेगी। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें टेस्ट ट्यूब्स को आप ऐसे गोल 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 घुमाते हो। उससे क्या होता है, टेस्ट ट्यूब ऐसे गोल गोल ऐसे घूमेगी तो हैवी ऐसे फोर्स लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहां पर हमारे पास हैवी चीज इकट्ठी हो जाएगी। तो क्योंकि बैक्टीरिया हैवी है वो नीचे आ गया, यहां नीचे आ गया। ऊपर वाले लिक्विड को कहते हैं सुपरनेटेंट। जो लिक्विड होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? सुपरनेटेंट बोलते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो सुपरनेटेंट में कोट होगा और जो बैक्टीरिया किसके साथ? जेनेटिक मटेरियल के साथ नीचे होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? सोचो ध्यान से। तो जेनेटिक मटेरियल के साथ बैक्टीरिया नीचे होगा और सुपरनेटेंट में कोट होगा। यह चीज समझो। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों जगह मेरे पास ये जो सुपरनेटेंट है, इस सुपरनेटेंट में हमारे पास कोट होगा और ये जो पैलेट है, इस पैलेट में बेटा बैक्टीरिया होगा। अपने दिमाग को खोलो अब, है ना, दिमाग के गोड़े खोलो, ऐसे गधे घोड़े जो हैं तुम्हारे दिमाग में, पता नहीं क्या क्या है, भूसा वूसा सब खोल डालो एकदम। इधर देखो, सुपरनेटेंट में बैक्टीरिया है और ये कोट, सॉरी, सुपरनेटेंट में हमारे पास ये कोट है और ये जो बैक्टीरिया है मेरे पास पैलेट में। इतनी बात समझ में आ गई? और इस बैक्टीरिया के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है वायरस का, वो भी मेरे पास पैलेट में है। सोच लो। तो जो जेनेटिक मटेरियल है ये वाला, ये हमारे पास इसमें आ गया है नीचे, और ये कोट मेरे पास सॉल्यूशन। दिक्कत ये है कि ये इसके साथ अटैच था। मैं सेंट्रीफ्यूगेशन से पहले ब्लेंडिंग नहीं करूंगा ना, तो ये इसको छोड़ के हटेगा नहीं। अगर हटेगा नहीं तो ये कोट भी नीचे चला जाता। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि मान लो अगर कोट सॉल्यूशन में होगा ऐसे, तभी तो अलग होगा, लेकिन अगर कोट ऐसे अटैच रह गया तो वो भी नीचे चला जाएगा बैक्टीरिया के साथ। इसलिए मुझे ब्लेंडिंग स्टेप की जरूरत पड़ी। अगर मैं ब्लेंडिंग नहीं करता तो ई कोलाई और कोट दोनों नीचे पहुंच जाते, तो मैं अलग नहीं कर पाता। और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने मान लो यहां रेडियो एक्टिव प्रोटीन ली है, तो या तो कोट रेडियो एक्टिव होगा या ये रेडियो एक्टिव होगा। अगर मैंने यहां रेडियो एक्टिव क्या लिया है बेटा? सल्फर। देखो मैं समझा रहा हूं, लास्ट क्लास में लिखवाया था मैंने, रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया है, P32 लिया है, तो यहां पर डीएनए रेडियो एक्टिव है।
तो मेरे पास दो वायरस है, ध्यान से सुनेंगे, मेरे पास दो वायरस है, एक का प्रोटीन रेडियो एक्टिव है, एक का डीएनए रेडियो एक्टिव है। और फिर मैं क्या कर रहा हूं, कोट को उसके जेनेटिक मटेरियल से अलग कर रहा हूं। उसके लिए इस पूरे बैक्टीरिया को नीचे बैठ जाएगा और ये कोट ऊपर सॉल्यूशन में आ जाएगा। अगर मुझे यहां जब मैंने रेडियो एक्टिव प्रोटीन लिया और मुझे रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट से आई, सोचो अगर मुझे रेडियो एक्टिविटी कहां से आई बेटा, सुपरनेटेंट से आई, रेडियो एक्टिविटी यहां से आई, तो मेरे दिमाग में यह आया कि भाई सुपरनेटेंट में क्या था, कोट था, तो इसका मतलब रेडियो एक्टिविटी कहां से आ रही है, कोट से आ रही है। तो कोट किसका बना होगा, क्योंकि मैंने रेडियो एक्टिविटी में क्या लिया, प्रोटीन, सल्फर डाला है ना, तो इसका मतलब कोट किसका बना होगा, कोट बना होगा प्रोटीन का। सही है सर। यहां मैंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया है और वो रेडियो एक्टिविटी किससे आ रही है, पैलेट से। पैलेट में कौन गया, ये बैक्टीरिया नीचे बैठ गया, किसके साथ, वायरस के जेनेटिक मटेरियल के साथ। इसका मतलब यह हुआ कि अगर रेडियो एक्टिविटी पैलेट से आ रही है, जब मैंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया है, तो पैलेट के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, तो इसका मतलब वो रेडियो एक्टिविटी जेनेटिक मटेरियल से आ रही है। आप खुद सोचो भाई, वायरस में दो पार्ट थे, एक था कोट और एक था जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। अब मैंने कहा भाई कोट रह जाएगा ऊपर, जेनेटिक मटेरियल नीचे चला जाएगा, इतनी बात कोई डाउट है। तो अब हम यहां पे बिल्कुल क्लियर हो गए कि यहां पर मैंने रेडियो एक्टिव लिया फास्फोरस, वो जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया वो जाएगा डीएनए में, ये चीज समझ में आ रही है। और मुझे ये पता है कि पैलेट में आएगा जेनेटिक मटेरियल। अगर रेडियो एक्टिविटी पैलेट से आ रही है तो इसका मतलब वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए का बना हुआ है ना, यही समझा रहा हूं। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हम यही चीज करना चाह रहे हैं कि मैंने अगर सल्फर 35 लिया तो वो देगा रेडियो एक्टिव प्रोटीन, और अगर मैं रेडियो एक्टिव प्रोटीन देखूंगा तो वो मुझे कहां मिलेगी, इस एक्सपेरिमेंट में सुपरनेटेंट में मिलेगी। यहां से रेडियो एक्टिविटी आएगी, आप समझ रहे हो, यहां से आएगी। तो इसका मतलब यहां पर कोट था और मुझे इसका मतलब कोट किसका हो गया, प्रोटीन का हो गया। और अगर मैं P32 ले रहा हूं जिसमें रेडियो एक्टिव, वो रेडियो एक्टिविटी किस पे गई है, रेडियो एक्टिविटी गई है डीएनए पे। तो जब डीएनए पर रेडियो एक्टिविटी गई है, आप सोचना ध्यान से, तो मेरे पास वहां अब रेडियो एक्टिविटी पैलेट से आ रही है। ध्यान से सुने बेटा, पैलेट में क्या है, ई कोलाई है। ई कोलाई में क्या है बेटा, ई कोलाई में जेनेटिक मटेरियल है। और हमने कहा है कि रेडियो एक्टिव डीएनए लिया हुआ है मैंने, तो रेडियो एक्टिविटी अगर जेनेटिक मटेरियल से आ रही है, आप समझ रहे हो, जेनेटिक मटेरियल से आ रही है, तो इसका मतलब वो खुद क्या हो गया, डीएनए हो गया। तो पहले केस में रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट से, जब मैंने रेडियो एक्टिव प्रोटीन ले रखी थी, और सुपरनेटेंट में कौन है, कोट, तो इसका मतलब कोट प्रोटीन का है। दूसरे केस में रेडियो एक्टिविटी आ रही है पैलेट से, सोचो इस बात को, और पैलेट में क्या है बेटा, ई कोलाई का, ई कोलाई है। ई कोलाई अपने साथ क्या ले गया, जेनेटिक मटेरियल, तो इसका मतलब डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो गया। ये है, ध्यान से पढ़ो एनसीईआरटी, समझ आएगा। क्लियर है, ये क्लियर हो गया। सुपरनेटेंट क्या होता है, ऊपर लिक्विड, पैलेट क्या होता है, नीचे होता है, क्योंकि ई कोलाई के अंदर जेनेटिक मटेरियल था, समझ रहे हो, ये ई कोलाई, ये जेनेटिक मटेरियल, इसको लेकर नीचे बैठ गया। क्लियर है। मैंने अगर ब्लेंडिंग नहीं करता, मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं नीट में, मैं ब्लेंडिंग ना करूं, ब्लेंडिंग नहीं करूंगा, तो ये कोट और जेनेटिक मटेरियल दोनों नीचे मिलेंगे, तो क्या सुपरनेटेंट से रेडियो एक्टिविटी आएगी, दोनों केस में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि वो भी नीचे बैठ गया, कौन, कोट। आ जाओ बेटा, अब हम क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, अब सुन लो ध्यान से, एनसीईआरटी रीड कर लो एक बार, मेरे कहने से लेक्चर रोक कर एक बार आप इसको रीड कर लो, हर से चीज को देखो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं अभी तक क्या पढ़ चुका हूं, सुनना ध्यान से। मैंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर लिया, एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ कर लिया डीएनए जेनेटिक मटेरियल। मेरी बात समझना, मैंने बाय एक्सपेरिमेंट मैंने प्रूव कर लिया डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये मैंने एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर लिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। सब लोग इस बात को लेकर पूरी तरीके से राजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हुआ, मुझे कुछ वायरस भी मिले, सम वायरस मिले, ठीक है, सम वायरस मिले, ठीक है, क्लियर है, सुनना ध्यान से। कुछ वायरस मिले, वो जो वायरस थे
उनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल था। आरएनए क्या था? जेनेटिक मटेरियल। ऐसे वायरस में आपने सबसे पहले पढ़ा है टीएमवी, याद है आपको? टीएमवी क्लियर है। एक हम लिख रहे क्यूबी बैक्टीरियोफाज, आप समझ लो ध्यान से। इनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल। देखो हमने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट से यह प्रूफ कर दिया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, पर अचानक से क्या हुआ कि भाई आरएनए भी उठ खड़ा हुआ। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे गांव में होता है ना कि सबने मान ली बात, हाँ ठीक है डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ठीक है। अचानक से एक आया, सर देखो गांव में पंचायत चल रही थी, अचानक से एक और उठ के आया, सर देखो ये आरएनए होते हैं, इसमें भी जेनेटिक मटेरियल, ये भी जेनेटिक मटेरियल है कुछ वायरस में। अब क्या होता है बेटा, अब हमें यह समझाना पड़ेगा डीएनए ही क्यों। समझो, हमने एक्सपेरिमेंट से तो प्रूफ कर दिया डीएनए है, हमने एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया है, लेकिन हमें थ्योरेटिकली यह बताना पड़ेगा कि जब आरएनए भी हो सकता है, आप खुद देखो अगर वायरस में हो सकता है तो लिविंग सेल में क्यों नहीं हो सकता। तो सवाल अब मन में यह आता है कि डीएनए ही क्यों, ऐसा क्या खास बात है भाई। अब मुझे यह तो क्लियर हो गया कि भाई आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, अगर वायरस में तो लिविंग में भी हो सकता था। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसे वायरस मिले जिसमें मेरे पास भाई, जब अगर हमने प्रूफ कर दिया एक्सपेरिमेंट से डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, अगर ऐसा कोई आरएनए नहीं मिलता, सॉरी कोई वायरस नहीं मिलता जिसमें आरएनए है, तो कोई डाउट नहीं, मान लो सारे क्या हो गया, डीएनए है तो है। लेकिन हुआ ये बेटा, हुआ ये कि बहुत सारे ऐसे वायरस मिले जिन्हें हम रेट्रो वायरस कहते हैं, जिनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल था। फिर सवाल ये उठता है कि डीएनए ही क्यों। क्लियर है, डीएनए ही क्यों भाई, आरएनए क्यों नहीं, ऐसे ही फिर प्रोटीन क्यों नहीं। तो हम अभी तक एक्सपेरिमेंट से तो प्रूफ कर गए, लेकिन मुझे कुछ ऐसे रीजन, ऐसे स्ट्रॉन्ग रीजन देने पड़ेंगे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है। तो ये जो टॉपिक अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, मैं ये पढ़ाऊंगा कि आपको मैं ये साबित करूंगा, ये प्रूफ करूंगा कि डीएनए ही क्यों। क्लियर है। तो टॉपिक का नाम है फीचर ऑफ गुड जेनेटिक मटेरियल। फीचर ऑफ गुड जेनेटिक मटेरियल का मतलब यह हुआ कि हमारा एक कंपैरिजन बनेगा बेसिकली दो चीजों को लेकर। कंपैरिजन हम किसको लेकर करने वाले हैं बेटा, कंपैरिजन हम करेंगे डीएनए आरएनए प्रोटीन को लेकर, पर ज्यादा हमारा फोकस किस पे है, डीएनए आरएनए प्रोटीन। ये तीन बायोकेमिकल हैं जो जेनेटिक मटेरियल हो सकते थे, पर हमारा ज्यादा फोकस इनके कंपैरिजन में ज्यादा है। हो सकता है कि पहले प्रोटीन को भी हम बोल रहे थे, तो हम ये कह रहे हैं कि थ्री बायोकेमिकल जो न्यूक्लियस में है, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है, क्लियर है, कैन बी जेनेटिक मटेरियल, ऐसा हम बोल रहे हैं बेटा। थॉट टू बी, सोचा जाता था, थॉट टू बी जेनेटिक मटेरियल। तो अभी हम प्रूफ करेंगे कि डीएनए ही क्यों। क्या यहां तक क्लियर है? सोचो दिमाग में। अब डीएनए हमने एक्सपेरिमेंट से प्रूफ कर लिए, दो अलग अलग बातें हैं बेटा। एक्सपेरिमेंट से प्रूफ करना कि हां डीएनए है क्योंकि कॉपी बनवा रहा है, लेकिन डीएनए आरएनए को मुझे कंपेयर भी तो करना पड़ेगा। डीएनए क्यों जीता, क्यों नेचर ने डीएनए को ही सिलेक्ट किया, ये सारा हमें जानना है। तो जब हमने कहा कि यार, हमने आपसे कहा कि भाई डीएनए आरएनए में नेचर ने डीएनए को सिलेक्ट किया, तो सबसे पहले मुझे आपको एक अच्छे जेनेटिक मटेरियल के फीचर बताने पड़ेंगे, फिर उसमें यह बताना पड़ेगा कि डीएनए इसमें क्यों सुपीरियर है। आप सोचो इस बात को, भाई मैं आपसे ये पूछ रहा हूं डीएनए ही क्यों, तो आप कहोगे पहले तो आप ये बताओ जेनेटिक मटेरियल क्या करता है। हमने कहा ये काम करता है। अब देखो डीएनए आरएनए में कौन ज्यादा बेटर है, ये चीज समझ में आ रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन, व्हाई डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि डीएनए है, लेकिन हम कंपेयर करना चाहते हैं कि डीएनए क्यों है। तो टॉपिक का नाम है हमारे पास फीचर ऑफ गुड जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहला फीचर ध्यान से देखेंगे बेटा, सबसे पहला फीचर है जेनेटिक मटेरियल का, सुन लो ध्यान से। सबसे पहला फीचर है जेनेटिक मटेरियल, इट इज एबल टू मेक रेप्लिका। ना व्हाट इज रेप्लिका, रेप्लिका का मतलब समझो, एक सेकेंड दो बस मुझे। देखो बेटा, रेप्लिका का पहले मतलब समझो, अपने दिमाग में मतलब समझो। रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी बनाना। क्या बनाना? कॉपी बनाना। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जेनेटिक मटेरियल वो होता है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है पूरा सेल बनाने के लिए। सही है सर। दूसरा,
जेनेटिक मटेरियल एक सेल से जब दूसरा सेल बनाते हैं तो अपनी क्या भेज सके, इंफॉर्मेशन भेज सके। जैसे मैं आपसे कहूं कि मान लो आपके पास ये एक सेल है, ठीक है, इस एक सेल में आपके पास ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, तो आपने कहा कि भाई मुझे इससे 2 सेल बनाने हैं, पर 2 सेल से पहले आपको इसकी कॉपी बनानी पड़ेगी ना। आपको क्या बनानी पड़ेगी, कॉपी बनानी पड़ेगी। तो ये अगर जेनेटिक मटेरियल है, इस जेनेटिक मटेरियल की आपको कॉपी बनानी है ना, ये कॉपी बनेगी। जब तक कॉपी नहीं बनेगी तब तक मेरे पास ये 2 सेल के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल कैसे ट्रांसफर होगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल वो है जो रेप्लिका का मतलब कॉपी बना सके। अब यहां पर हम बात करते हैं डीएनए और आरएनए की। बहुत ध्यान से देखें, हमारे पास ये डीएनए है, ध्यान दो बेटा, ये हमारे पास डीएनए है ऐसे, ठीक है, ये मेरे पास डीएनए है, ठीक है। डीएनए किसका बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड का। डीएनए किसका बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड का। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का है। ऐसे मेरे पास ये आरएनए है, दिस इज आरएनए। आरएनए भी किसका बना हुआ है, आरएनए भी बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। तो डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड का है, आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड का है, ठीक है। अब मैं आपको यह समझा रहा हूं कि डीएनए क्योंकि न्यूक्लियोटाइड का है, जैसे मान लो मैं डीएनए को ऐसे खोल दूं, मैं डीएनए को क्या करूं, इस तरीके से ओपन कर दूं ऐसे, तो मुझे पता है, ध्यान दें बेटा, मुझे पता है कि अगर यहां ए होगा और यहां टी होगा, यहां जी होगा, यहां सी होगा, यहां सी होगा, यहां जी, और यहां टी होगा, यहां ए होगा डीएनए पर, ठीक है। तो मैं इसके पैरेलल एक और धागा बनाकर ऐसे मैं नया थ्रेड बना सकता हूं। पर नया थ्रेड बनाने के लिए कैसे बनाओगे भाई, ए के सामने आप टी जोड़ोगे, जी के सामने सी जोड़ोगे, यहां जी जोड़ोगे, ऐसे करके बनाओगे कि नहीं, बताओ, खुद से सोचो भाई। ए के सामने टी जोड़ोगे, सी जोड़ोगे, जी जोड़ोगे, ए जोड़ोगे, तो इस तरीके से आप बनाओगे। आपको समझ में आ रही है, इस तरीके से बनाओगे। तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस स्ट्रैंड के सामने ये नया स्ट्रैंड आ जाएगा, इसके सामने नया आएगा। मैंने रूल क्या फॉलो किया, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, मैं उसकी कॉपी क्यों बना पा रहा हूं, क्योंकि डीएनए पे जो सीक्वेंस है वो खुद बता रहे हैं कि हमें क्या बनाना है। जैसे जो ए है वो बता रहा है टी जोड़ना है, जी ये बोल रहा है सी जोड़ना है, ऐसे ये ए जो है वो बता रहा है टी जोड़ दो, जी कह रहा है सी जोड़ दो, सी कह रहा है जी जोड़ दो, ये ए कह रहा है। तो ये और ये एक दूसरे की कॉपी हो गए ना। तो इसका मतलब यह है कि जो भी चीज न्यूक्लियोटाइड की बनी हुई, न्यूक्लियोटाइड मतलब जो भी चीज किसकी बनी है, ए टी जी सी या यू है, उसमें वो फॉलो कर सकती है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग और उससे कॉपी बना सकते हैं। तो डीएनए और आरएनए, देखो आरएनए में मान लो ये है ए यू जी सी ए, हम क्या करते हैं, वैसे तो आरएनए से पहले डीएनए बनाते हैं, पर उसके लिए भी मान लो मैं आपसे कहता हूं कि भाई मुझे इस आरएनए से डीएनए बनाना, देखना ध्यान से बेटा, इस आरएनए से ये आरएनए के पैरेलल मुझे डीएनए बनाना है, ऐसे ध्यान से देखो बेटा, ये आरएनए है, देखो कैसे होता है, ये ए है तो इसके ये आरएनए है यू, ये जी, ये सी ए, तो ए के सामने टी आ जाएगा, ये डीएनए बना रहा हूं मैं, और ये आरएनए जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे इसको लेके परेशान होंगे, बेटा समझना ध्यान से, ये प्रोसेस नहीं पढ़ाना आपको कि कैसे बनता है, सिर्फ ये समझाना है कि आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड का है, डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड का है, और ये दोनों, अब जैसे हम ये डीएनए बना लेंगे ना, तो इस सिंगल स्ट्रैंड से मैं डबल स्ट्रैंड डीएनए बना लूंगा। ये वाला जो डीएनए है ये कैसा है, सिंगल स्ट्रैंड, इससे मैं कैसा बना लूंगा, डबल स्ट्रैंड। फिर इस डीएनए से मैं काफी सारे क्या बनाऊंगा, आरएनए बनाऊंगा, फिर काफी सारे मैं आरएनए बना सकता हूं। ये समझ में आ रही है? मैं सिर्फ आपको क्या बता रहा हूं, एक अच्छे जेनेटिक मटेरियल का क्या फीचर है, कॉपी बना सकता है। वाई डीएनए और आरएनए दोनों अच्छे जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं, क्योंकि दोनों कॉपी बना सकते हैं, दोनों कॉपी बना सकते हैं। उसके लिए वो क्या फॉलो करते हैं, एक रूल फॉलो करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। क्या आप समझ पा रहे हो? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब कॉपी बनाने के लिए ए के सामने टी जोड़ना या ए के सामने हम यू जोड़ सकते हैं, जो भी चीजें। यहां मैंने क्यों किया, मेरी बात सुनो,
आरएनए से आरएनए नहीं बनता, आरएनए से पहले डीएनए बनाना पड़ता है। जब डीएनए सिंगल स्ट्रैंड बन जाता है उससे डबल स्ट्रैंड बनाते हैं डीएनए, और फिर उस डीएनए से हम आरएनए बना सकते हैं। तो रूल ये है कि डीएनए आरएनए दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से क्या बना सकते हैं, अपनी कॉपी बना सकते हैं। तो क्या सर ये हमें पढ़ना? बेटा नहीं पढ़ना, परेशान मत होना, बस आपको ये समझाने के लिए बताया था। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि आरएनए भी कॉपी बना सकता है। हम यहां लिख सकते हैं कैन मेक कॉपी, इसकी भी कॉपी बन सकती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान सुनिए, ये पॉइंट्स हैं जो आपके काम के हैं। हम ये लिख सकते हैं कि बोथ डीएनए एंड आरएनए कैन मेक कॉपी। क्यों बना सकते हैं? रीजन समझो, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। क्या ये वाली बात याद रख सकते हैं हम? बिल्कुल रख सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से हम डीएनए और आरएनए दोनों की कॉपी बना सकते हैं। क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ, ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये चीज हमारे काम की है। क्लियर है? तो अगर मैं पहली प्रॉपर्टी की बात करता हूं कि एक अच्छे जेनेटिक मटेरियल के क्या फीचर होते हैं, उसमें कॉपी बनाना पहला फीचर है। इस फीचर में कौन डीएनए आरएनए दोनों कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम यहां डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल। यहां दो तरह की बातें हैं, पहला है केमिकली और दूसरा है स्ट्रक्चरली, मतलब स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो। आपने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा। ग्रिफिथ ने हीट किल्ड किया था एस्ट्रेन को। ठीक है, एस्ट्रेन को हीट किल्ड करके मार दिया था। मान लो 100 डिग्री पे हीट किया होगा, तो 100 डिग्री पर हीट करने से एस्ट्रेन तो मर गया। क्या एस्ट्रेन का डीएनए खराब हुआ? नहीं, तभी तो जाकर उसने आर को एस में बदल दिया। समझो, तो ये एक पॉइंट है ना जो कहता है डीएनए स्ट्रक्चरली स्टेबल होता है। ये तो हमने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से भी देख लिया। तो हम सबसे पहला जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, हम बात करेंगे स्ट्रक्चरली स्टेबल की, कि भाई डीएनए आरएनए में कौन स्ट्रक्चरली स्टेबल है। समझो, अगर कॉपी बनाने की बात करते हैं तो दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, उसको देखो डीएनए हमारे पास डबल स्ट्रैंड होता है, ऐसे दो धागे होते हैं डीएनए। तो डीएनए क्या होता है बेटा? डबल स्ट्रैंड होता है और वो थर्मोस्टेबल होता है। कैसा होता है वो? थर्मोस्टेबल। आपको समझ में आ रहा है? वो थर्मोस्टेबल है। थर्मो मतलब टेम्परेचर वाइज स्टेबल है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो डीएनए हमारे पास, ध्यान दे बेटा, डीएनए हमारे पास स्ट्रक्चरली स्टेबल है। ये आ गया थर्मोस्टेबल, ये आ गया थर्मोस्टेबल। क्लियर है? थर्मोस्टेबल, समझो इस बात को। डीएनए हमारे पास डबल स्ट्रैंड है और वो हमारे पास क्या है? थर्मोस्टेबल, टेम्परेचर वाइज स्टेबल है। ठीक है। आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड होता है, वो लेस स्टेबल होता है स्ट्रक्चरली। आरएनए लेस स्टेबल होता है स्ट्रक्चरली, उसका स्ट्रक्चर उतना स्टेबल नहीं होता क्योंकि वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, स्टेबल उतना नहीं होता उसका स्ट्रक्चर। डबल स्ट्रैंड होने से क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। आप क्या करोगे? डीएनए को हीट करोगे, दोनों स्ट्रैंड ऐसे खुलेंगे, वापसी जुड़ जाएंगे। दूसरी बात क्या है? आसानी से ये स्ट्रैंड अलग भी नहीं होंगे, और ये हमने प्रूफ किया था किससे? प्रूव्ड बाय ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ में हमने देखा था, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में हमने ऑब्जर्व किया था, वहां ऑब्जर्व किया था डीएनए क्या है? थर्मोस्टेबल। थर्मोस्टेबल समझ में आता है, तापमान से खराब नहीं होता। तो हमने यहां पर एक चीज समझाई आपको कि भाई देखो, किसी का स्ट्रक्चर स्टेबल, स्ट्रक्चर मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम यहां पर दो तरह की स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि डीएनए अपना स्ट्रक्चर मेंटेन रखे। जैसे एग्जांपल समझो ध्यान से, मान लो आप बाहर जॉगिंग पे जा रहे हो, बाहर आज गर्मी ज्यादा है, या जॉगिंग पे नहीं, वैसे किसी काम से बाहर गए, आपका बाहर 37 डिग्री टेम्परेचर है, 40 डिग्री, आपके पता चला सेल का डीएनए खराब हो गया, तो आज उसी से म्यूटेशन होगी। नहीं, एक्चुअल में क्या है, डीएनए जो है उसमें स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए,
बहुत मतलब चाहे लाइफ साइकिल की बात करें किसी ऑर्गेनिज्म में या उसके डेली प्रोसेस में, ऐसे बदलाव नहीं आना चाहिए स्ट्रक्चर में। तो डीएनए, क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंड है, डीएनए कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है स्ट्रक्चरली, जस्ट बिकॉज वो डबल स्ट्रैंड होता है। इतनी चीज हमें ध्यान रखनी है। क्लियर है? हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम जेनेटिक मटेरियल के फीचर पढ़ रहे हैं। समझो इस बात को, फीचर के थ्रू हम ये देखना चाह रहे हैं कि नेचर ने डीएनए को क्यों प्रायोरिटी दी। पहला जो हमने एग्जांपल लिखा रेप्लिका वाला, उसमें नेचर ने कोई प्रायोरिटी नहीं दी, दोनों को बराबर मौका है। रीजन क्या है? दोनों कॉपी बना सकते हैं। लेकिन जो ये दूसरी प्रॉपर्टी है, इसमें हम क्लियरली देख रहे हैं क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंड है, उसका स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, तो नेचर हो सकता है उसको मौका दे। लेकिन केमिकल स्टेबिलिटी भी हमें देखनी है। हमने दूसरे तरह की स्टेबिलिटी देखनी है जिसे केमिकल स्टेबिलिटी कहते हैं। तो जब हम केमिकल स्टेबिलिटी की बात करेंगे, ध्यान दो बेटा, हम बात करने वाले हैं केमिकल स्टेबिलिटी की। तो इसको देखते हैं जरा। देखो बेटा, हम बात करेंगे केमिकल स्टेबिलिटी की। तो हमने कहा स्ट्रक्चरली डीएनए ज्यादा स्टेबल है। जरा केमिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। देखो, डीएनए में जो 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो ए, टी, जी और सी होते हैं। आरएनए में क्या होते हैं बेटा? आरएनए में होते हैं ए, यू, जी, सी। हम ये दिखाएंगे आपको कि आरएनए केमिकली लेस स्टेबल है, मतलब अनस्टेबल है केमिकली। कैसे? सबसे पहले आरएनए में जो यूरेसिल है, दिस इज मोस्ट रिएक्टिव बेस, सबसे आसानी से रिएक्शन कर लेता है। आप अगर ध्यान से देखो, 5th पोजीशन पे हमने सब्स्टिट्यूशन करके उसको थाइमीन बना दिया। तो ये मोस्ट रिएक्टिव नाइट्रोजिनस बेस है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव अगर नाइट्रोजिनस बेस होगा, इजिली मॉडिफाई हो जाएगा। तो मुझे बताओ, मैं कहूंगा कि इसकी वजह से केमिकली अनस्टेबल होगा कि नहीं आरएनए? भाई, जो चीज अनस्टेबल है जल्दी जल्दी मॉडिफाई होगी। तो ये क्या हो गया? मोस्ट रिएक्टिव बेस मेरे पास कौन होता है? यूरेसिल। क्लियर है? और इसमें क्या है? यूरेसिल एब्सेंट है। इसमें क्या है बेटा? यूरेसिल क्या है? एब्सेंट। तो इस हिसाब से आरएनए के यूरेसिल की वजह से आरएनए अनस्टेबल है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या होता है बेटा? इसके 2' पर ध्यान दो बेटा, इसके 2' पर OH है। ठीक है, 2' किसका? शुगर का। उसकी वजह से क्या होता है? बहुत सारे एंजाइम होते हैं, मैनी एंजाइम क्या कर सकते हैं? कैन डिग्रेड आरएनए। उस ग्रुप की वजह से उसको डिग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा डीएनए में नहीं होता। डीएनए के 2' पर H होता है, किसमें? शुगर पे, जो उसे स्टेबल बनाता है। एनसीईआरटी ने एक लाइन लिख रही है, लेबाइल टू डिग्रेडेशन। लेबाइल का मतलब पॉसिबिलिटी, लेबाइल मतलब प्रोबेबिलिटी, लेबाइल मतलब प्रोन, प्रोन मतलब हो सकना, नुकसान हो सकना, लेबाइल टू डिग्रेडेशन। ये डिग्रेडेशन होने के लिए लेबाइल है, इसमें डिग्रेडेशन हो जाएगी। तो जरा कहानी पकड़ो पहले प्रॉपरली। हमने प्रूफ किया कि डीएनए स्ट्रक्चरली ज्यादा स्टेबल है, यहां डीएनए जीत रहा है। सही है। यहां हम देख रहे हैं केमिकली यूरेसिल की वजह से आरएनए अनस्टेबल है। दूसरा 2' पे OH है, इसलिए अनस्टेबल है, क्योंकि 2' पे OH होने से बहुत सारे एंजाइम जिन्हें आरएनएस कहते हैं वो आसानी से आरएनए को डिग्रेड कर देते हैं। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है? तीसरा क्या है बेटा? आपने एक एंजाइम की डेफिनेशन पढ़ी है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट सम आरएनए मॉलिक्यूल, जिन्हें राइबोजाइम कहते हैं। तो सम आरएनए एक्ट एज एंजाइम। कोई भी चीज अगर एंजाइम की तरह काम करती है ना, जिसे हम क्या नाम देते हैं? राइबोजाइम, तो वो रिएक्टिव होती है, हेंस रिएक्टिव। तो उस हिसाब से तो डीएनए कभी भी एंजाइम की तरह काम नहीं करता। नेवर एक्ट एज कैटलिस्ट, नेवर एक्ट एज कैटलिस्ट। तो अगर आप मेरी ऑब्जर्वेशन समझ सको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर आप ये 3 फीचर देखो बेटा, यही 3 एनसीईआरटी ने दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये 3 फीचर को लेकर उसने कंपेयर कर दिया है। क्लियर है? इन 3 फीचर को लेकर उसने कंपेयर किया है कि केमिकली कौन ज्यादा स्टेबल है। तो केमिकली डीएनए यहां जीत रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चरली भी डीएनए ज्यादा स्टेबल है। तो ये चीज क्लियर हमें बता रही है कि यार देखो, नेचर ने ना
डीएनए को प्रेफरेंस इसलिए दी है क्योंकि वो स्टेबल ज्यादा है। ऑल्दो कॉपी दोनों बना सकते थे, ऐसा नहीं कि कॉपी सिर्फ डीएनए बना सकता है। भाई फिर वायरस में कैसे कॉपी बन रही थी? कॉपी दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं कौन सी स्टेबिलिटी की, स्ट्रक्चरली स्टेबल होने के लिए। अब एक बच्चा कहेगा सर डबल स्टैंडर्ड होने से कैसे आएगा? बेटा देख मेरी बात समझ, डबल स्टैंडर्ड में ऐसे दो धागे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाता है। यदि तूने बायोमोलिक्यूल सही से पढ़ा है तो तुझे पता होना चाहिए हर प्रकार के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अगर इसका ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना रहे, बना कैसे रहेगा? तापमान की वजह से। तापमान बदलो या पीएच बदलो, ये बना रहता है आसानी से। तो मतलब क्योंकि स्टेबिलिटी, वो हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबिलिटी आती है। ऐसा आरएनए में कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो है नहीं, क्लियर है? इसका तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ही है, और वो चेंज हो सकता है, शेप ऐसी टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी, तो वो उतनी स्टेबिलिटी नहीं है आरएनए में, क्लियर है? यहां तक समझ, स्ट्रक्चर वाइज स्टेबिलिटी नहीं। दूसरी चीज हम क्या बोल रहे हैं? दूसरी चीज हम ये कह रहे हैं कि इसमें थाइमीन है, इसमें यूरेसिल है। यूरेसिल सबसे ज्यादा रिएक्टिव बेस है। जब आपको मैं टीआरएनए बताऊंगा तो उसमें तो कुछ ऐसे बेस हैं टीआरएनए में, यूरेसिल के कुछ मॉडिफाई बेस होते हैं। दूसरा, हमारे पास क्या है, 2' पर जो OH होता है वो उसको डिग्रेड करा सकता है, यहां नहीं करा सकता। कुछ आरएनए राइबोजाइम की तरह काम करते हैं, है ना, एंजाइम की तरह काम करते, ये नहीं करते। तो यहां से तो भाई आसानी से डीएनए जीत रहा है। अब हम बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल में स्लो म्यूटेशन की। मेरी बात सुने, अगर मैं एक तरफ कहता हूं कि जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए, उसमें बदलाव ना हो, वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन रखे, दूसरी तरफ मैं ये भी चाहता हूं कि जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन भी हो। अगर म्यूटेशन नहीं होगी तो वेरिएशन कैसे आएगी, मैं ये भी चाहता हूं। तो मेरे पास कहीं ना कहीं बैलेंस होना चाहिए। तो मैं कहूंगा स्टेबिलिटी तो हो, पर म्यूटेशन बहुत धीरे धीरे हो, ताकि नेचर सिलेक्ट कर सके, नेचुरल सिलेक्शन हो सके। आप समझो, अगर म्यूटेशन बहुत तेजी से होती है, याद करो आपने कभी इक्विलिब्रियम में क्या कोई एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था थर्मोडायनेमिक में, सिस्टम और सराउंडिंग वाला। आपने ये पढ़ा था कि वो इक्विलिब्रियम पे तभी आता है जब वो स्लोप मतलब चेंज हो, तो वो अपने आप को टाइम मिलता है अचीव करने का। सेम चीज मैं यहां ही बोलना चाह रहा हूं, अगर म्यूटेशन बहुत फास्ट होगी तो आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, जल्दी जल्दी होती रहेगी, नेचर नहीं काम कर पाएगी उस पर। म्यूटेशन होनी चाहिए पर स्लो होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैं ये लिखूंगा बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आरएनए अच्छा है उसमें जल्दी म्यूटेशन होती है। नहीं, हम स्लो म्यूटेशन की बात कर रहे हैं। तो हम ये लिख रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल should show slow mutation for evolution। एवोल्यूशन के लिए वो कैसी म्यूटेशन शो करे? स्लो म्यूटेशन शो करे। समझ लो ध्यान से। तो जेनेटिक मटेरियल शुड शो स्लो म्यूटेशन, किसके लिए? एवोल्यूशन के लिए। वो स्लो म्यूटेशन शो करे किसको लेकर बेटा? एवोल्यूशन को लेकर स्लो म्यूटेशन शो करे। समझो इस चीज को बहुत ध्यान से। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? समझो इस चीज को। तो जेनेटिक मटेरियल स्लो म्यूटेशन शो करे फॉर एवोल्यूशन। अब डीएनए जो है वो स्लो म्यूटेट करता है। डीएनए जो है वो क्या करता है? स्लो म्यूटेट करता है। स्लो म्यूटेट करता है ना? आरएनए फास्ट म्यूटेट करता है। मुझे कौन सा चाहिए? स्लो वाला। अब ये जो फास्ट म्यूटेशन वाली बात है ना, ये आप देख सकते हो मैनी आरएनए वायरस। मैनी आरएनए वायरस म्यूटेट वेरी फास्ट। बेस्ट एग्जांपल कोविड का वायरस। अगर आप देखो ध्यान से, कोविड का जो वायरस है कितनी तेजी से उसने खुद को म्यूटेशन करी है। आप याद करो कि कैसे वो जल्दी जल्दी खुद को म्यूटेट कर रहा है। सोच पा रहे हो कि नहीं? इतनी जल्दी खुद को म्यूटेट कर ले रहा है कि मान लो उस पर कुछ हम वैक्सीन बना रहे हैं, फिर हमें लग रहा है यार कि शायद पता नहीं अगली वाली म्यूटेशन पे वो काम करेगी नहीं करेगी, है ना? आप सुनते हो 30 म्यूटेशन 20 म्यूटेशन होके अब कुछ नया बन गया है। आपको समझ में आ रहा है? तो आरएनए फास्ट म्यूटेट करता है, ठीक है। हमें चाहिए जेनेटिक मटेरियल स्लो म्यूटेट करने का। एक बच्चा कहेगा सर उससे तो कोविड को फायदा हो रहा है। मैं फिर ये बोल रहा हूं बेटा कि जेनेटिक मटेरियल में अगर स्लो म्यूटेशन होगी, उसे मौका मिलेगा नेचर में सिलेक्ट होने का। फास्ट होती रहेगी तो वो सिलेक्ट ही नहीं हो पाएगा, इससे पहले बदल चुका होगा। क्लियर है? तो यहां पर भी मेरे पास डीएनए बेटर है। अब आ जाते हैं
शो मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। अब ये क्या है, आप याद करिए श्रीमान मेंडल ने क्या बोला था। श्रीमान मेंडल ने, ये चौथा फीचर है जो बच्चों को कंफ्यूज करता है सबसे ज्यादा। मान लो श्रीमान मेंडल ने बोला था कि मेरे पास क्या होता है, डीएनए होता है एक, ऐसे डीएनए से आरएनए बनता है और उससे मेरे पास प्रोटीन एक्सप्रेस होती है। इन्होंने तो सीधे ये बोला था जीन प्रोटीन बनाती है। अगर आपको याद हो तो हम सीधे लिखते थे जीन प्रोटीन बनाती है, ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, इसका मतलब मेंडल के अकॉर्डिंग मुझे ये पता था कि जो जीन है वो एक्सप्रेस करती है थ्रू प्रोटीन, एक्सप्रेस थ्रू प्रोटीन। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं कैरेक्टर, कैरेक्टर शो ड्यू टू प्रोटीन। तो मेंडल ने बोला था कोई भी कैरेक्टर जो है वो प्रोटीन के थ्रू दिखता है, और प्रोटीन कौन बनाती है, जीन। अगर हम इस बात को सही मानते हैं और ये सही भी है, तो हम ये देखते हैं कि भाई देखो डीएनए से पहले आरएनए बनता है, फिर प्रोटीन बनती है, फिर कैरेक्टर शो होता है। अगर आप ध्यान से देखो, एक्सप्रेस करने के लिए, इधर एक्सप्रेस करने के लिए पास कौन है, आरएनए ज्यादा क्लोज है ना। आप खुद देखो भाई, आरएनए से डायरेक्ट प्रोटीन बन के कैरेक्टर शो हो जाएगा, पर डीएनए से पहले आरएनए बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं, अब आप इस चीज को कंफ्यूज नहीं करेंगे, पहले सुन लो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी जीन कैसे खुद को दिखाती है, प्रोटीन बना के, ठीक है। ये मेंडल ने कहा था। हम उसके डिटेल में गए तो हमने देखा कि डीएनए से पहले आरएनए बनता है, सेंट्रल डोग्मा में देख लिया। आरएनए से प्रोटीन बनती है और फिर वो प्रोटीन आगे एक्सप्रेस करती है। हां सर, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं, मुझे ये बताओ कि डीएनए आरएनए में से डायरेक्टली कौन एक्सप्रेस कर रहा है, डीएनए। तो मैं ये कह रहा हूं कि डीएनए, देखो ये लाइन समझना, डीएनए नीड टू मेक आरएनए, डीएनए नीड टू मेक आरएनए बिफोर एक्सप्रेशन। बिफोर एक्सप्रेशन उसको क्या बनाना पड़ेगा, आरएनए बनाना पड़ेगा। समझो इस बात को, डीएनए नीड टू मेक आरएनए, डीएनए नीड टू मेक आरएनए बिफोर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन करने से पहले समझो डीएनए को आरएनए बनाना पड़ेगा। और आरएनए क्या करता है, आरएनए कैन एक्सप्रेस डायरेक्टली। आरएनए क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है डायरेक्टली, बिल्कुल डायरेक्टली एक्सप्रेस कर सकता है टू मेक प्रोटीन। प्रोटीन बनाने के लिए वो डायरेक्टली एक्सप्रेस कर सकता है, कौन, आरएनए। क्लियर है, ठीक है, समझो ध्यान से। तो मेरे पास जो मैंने पॉइंट्स बताए वो समझो, डीएनए को पहले आरएनए बनाना पड़ेगा तब आरएनए डायरेक्टली। तो मुझे बताओ कौन जीत रहा है इसमें, आरएनए जीत रहा है, ठीक है। तो फिर नेचर ने क्या किया, सुनो ध्यान से। नेचर ने कहा कि यार देखो जेनेटिक मटेरियल डीएनए को रहने देते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, अगर मैं बात करता हूं कि इंफॉर्मेशन स्टोर कहां करनी है, तो मैं रखूंगा क्या, डीएनए, ठीक है। समझना मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक सेकेंड देना बेटा। मान लो हमारे पास ये बुक है एक, ठीक है। तो हमने कहा कि एक सेल के जिंदा रहने के लिए जितनी भी हमारे पास क्या चाहिए, जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो हमने इस बुक में रख दी। ये डीएनए है। तो इंफॉर्मेशन किसमें स्टोर हो गई, डीएनए में। लेकिन जब भी उस इंफॉर्मेशन को पढ़ना है तो इसकी फोटोकॉपी करेंगे, जिसे आरएनए कहेंगे, उसके थ्रू पढ़ेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि पढ़ने के लिए क्या चाहिए, मुझे फोटोकॉपी चाहिए। स्टोर किस में कर रहा हूं, मेन बुक में। मैं इसको डायरेक्ट नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है, मुझे उसको साइटोप्लाज्म में चाहिए, प्रोटीन। तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एनसीईआरटी की लाइन है, फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए चाहिए, फॉर एक्सप्रेशन या ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए होता है, क्योंकि आरएनए से ही फिर आगे प्रोटीन बनती है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें, सेल है ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो ये डीएनए होता है। तो डीएनए क्या डायरेक्टली प्रोटीन बनाता नहीं, वो उस इंफॉर्मेशन को किसको देता है, आरएनए को। आरएनए बाहर आता है, आरएनए फिर प्रोटीन बनाता है। आरएनए क्या करता है, फिर प्रोटीन बनाता है।
तो इंफॉर्मेशन किसने स्टोर करी? डीएनए ने। तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि कंक्लूजन ये निकलता है इन चारों पॉइंट्स का कि भाई डीएनए बेटर है जेनेटिक मटेरियल। तो एनसीईआरटी कहती है कि फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है? डीएनए इज बेटर, डीएनए बेटर है। और फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे पास आरएनए बेटर है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है बेटा? क्लियर? देख लो इस चीज को। तो फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए इज बेटर, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है? आरएनए बेटर है। तो ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन, आपके पास दिमाग में ये पॉइंट चले गए कि स्टोरेज के लिए कौन है और ट्रांसमिशन के लिए कौन है। क्लियर है कि नहीं बताओ? ये समझ में आया? तो मैं आपको एक बार रिपीट करता हूं इन पॉइंट्स के थ्रू। आओ जरा जल्दी से इस पे बात करते हैं, ध्यान दे। देखो, हम कह रहे हैं कि हमने एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह प्रूफ कर दिया कि भाई डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, पर हमें कुछ ऐसे वायरस मिले जिसमें आरएनए भी था। तो सवाल उठता है डीएनए ही क्यों? तो हमने कहा देखो भाई, सबसे पहले हम जेनेटिक मटेरियल के 4 मेन फीचर बताते हैं। वो स्टेबल होना चाहिए, कॉपी बना सके, स्लो म्यूटेशन, और ये मेंडेलियन पैटर्न में एक्सप्रेस कर सके। मेंडेलियन पैटर्न का मतलब कैरेक्टर प्रोटीन से दिखती है। तो स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल में, केमिकली में हमने 3 पॉइंट बोल दिया। आरएनए के लिए 2' पे OH है, यूरेसिल है, और ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। आपने कहा हां सर ये ठीक बात है, इसलिए ये अनस्टेबल है आरएनए। कौन अनस्टेबल है? आरएनए। डीएनए कंपैरेटिवली स्टेबल है, और डीएनए क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, वो स्टेबल होता है आरएनए से, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से स्टेबल होता है। कॉपी दोनों बना सकते हैं, बोथ कैन मेक कॉपी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कॉपी बनाने के लिए कौन सा सिद्धांत यूज होगा, कौन सा प्रिंसिपल यूज होगा? दैट सिद्धांत इज बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। सही है सर? ये तो समझ में आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग यूज होगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग यूज होगा। अब हम ये कह रहे हैं कि इट अंडरगो स्लो म्यूटेशन होना चाहिए, पर आरएनए फास्ट म्यूटेट करता है, आरएनए फास्ट म्यूटेट करता है। अब आप अगर ध्यान से देखो इन सब चीजों का, और एक्सप्रेस कौन कर सकता है? डीएनए एक्सप्रेस थ्रू आरएनए। डीएनए खुद बात नहीं करता, वो कैसे बात करता है? आरएनए के थ्रू बात करता है, और आरएनए डायरेक्टली एक्सप्रेस करता है। तो आपको यहां पर कुछ पॉइंट समझ में आए, जो पॉइंट समझ में आए वो जरा अपने दिमाग में बिठाओ कि कौन जीत रहा है। क्लियरली डीएनए जीत रहा है। आपको समझ में आ रहा है? क्लियरली हमारे पास क्या है? डीएनए जीत रहा है। समझो इस बात को, समझो, डीएनए क्लियरली हमारे पास जीत रहा है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कैसे एज अ मतलब जेनेटिक मटेरियल। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये तो चलो ठीक है समझ में आ गया, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं बेटा, ध्यान देना। ये तो हमें समझ में आ गया कि डीएनए क्लियरली जीत रहा है, ये हमने यहां पर क्लियरली देख लिया, ठीक है, ये हमने क्लियरली देख लिया डीएनए जीत रहा है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूं कि एक टॉपिक है आरएनए वर्ल्ड। अब जब हमने देखा कि डीएनए आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, और नेचर ने सारे लिविंग सेल में किसको सिलेक्ट किया? डीएनए को सिलेक्ट किया, पर कुछ वायरस में आरएनए भी था। तो सवाल ये उठता है कि पहला जेनेटिक मटेरियल कौन आया? डीएनए आया कि आरएनए आया? समझो ध्यान से, पहला जेनेटिक मटेरियल कौन आया? डीएनए आया या आरएनए आया? देखो क्या हुआ था, एक्चुअल में पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए आया था। तो आरएनए जो था बेटा वो पहला जेनेटिक मटेरियल था। समझो इसे, आरएनए वॉज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व, क्योंकि वो सारे काम खुद कर लेता है। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व, आप जरा ऐसे समझो कि जो आरएनए है वो सारे काम खुद कर लेता है। सारे काम कैसे? क्योंकि वो क्या कर सकता है? इट कैन परफॉर्म, देखो ये क्या क्या कर सकता है, इट कैन परफॉर्म फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन। कौन कौन से?
कैटलिस्ट वाला, कैटलिस्ट समझ में आता है, एंजाइम की तरह भी काम कर सकता है, स्प्लाइसिंग कर सकता है, किसी चीज को काटना हो वो काम कर सकता है, ठीक है, एडाप्टर की तरह काम कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आरएनए आया एज अ जेनेटिक मटेरियल, वो इंफॉर्मेशन तो स्टोर करता ही था, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता ही था, उसके अलावा अकेले सारे काम कर लेता था जो जरूरी होते थे, खुद कर लेता था। इसलिए हम कह रहे हैं पहले आरएनए आया, समझो पहले क्या आया, आरएनए आया जो सारे इंपॉर्टेंट काम कर लेता था प्रोटीन बनाने को लेकर, सारे इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने कौन सा आरएनए पढ़ा है? सर हमने राइबोसोमल आरएनए पढ़ा है। ठीक है बेटा, राइबोसोमल पढ़ा है तूने। और कौन सा पढ़ा है? एमआरएनए पढ़ा है। और कौन सा पढ़ा है? टीआरएनए पढ़ा है। तूने 3 आरएनए पढ़े हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ये 3 आरएनए पढ़े। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये कह रहा हूं तेरे को, आरआरएनए क्या करता है, राइबोसोम में आरएनए क्या करते हैं, वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए काम करते हैं, मतलब एंजाइम की तरह काम करता है आरआरएनए। ठीक है, तो हुआ क्या, सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल कौन आया? आरएनए। वो सारे जरूरी काम जो भी प्रोटीन बनाने को लेकर थे वो कर पा रहा था, खुद ही कर पा रहा था सारे काम। पर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी कि वो अनस्टेबल था। प्रॉब्लम थी वो स्टेबिलिटी कम थी, प्रॉब्लम थी लेस स्टेबल। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए आरएनए कन्वर्ट हो गया डीएनए में, टू इंक्रीज स्टेबिलिटी, टू इंक्रीज स्टेबिलिटी। यही लिखा है बेटा, आप एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। होता क्या है बच्चे कि हमें ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ाना बहुत जरूरी है, एक एक लाइन आपको समझाना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आ गया उसके बाद मैं कहूंगा देख बेटा मैंने ये बताया था, उससे कुछ नहीं होता। आपने पढ़ना पड़ेगा, जो मैं आपको बता रहा हूं एनसीईआरटीज में है। तो एनसीईआरटी कहती है कि आरएनए सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो लाइफ प्रोसेस के लिए थे, एक सेल के लिए जरूरी थे, वो कर पा रहा था, इंफॉर्मेशन स्टोर कर पा रहा था। प्रॉब्लम थी लेस स्टेबल। टू इंक्रीज स्टेबिलिटी आरएनए इवॉल्व इनटू डीएनए। अगर मुझे आरएनए से डीएनए इवॉल्व करना है तो मुझे क्या क्या चेंज करने पड़ेंगे? पहला, मुझे डबल स्ट्रैंड बनाना पड़ेगा। तो पहले तो मैंने इसको डबल स्ट्रैंड कन्वर्ट करने की कोशिश करी। उसके साथ यूरेसिल को मॉडिफाई किया थाइमिन में। आपको पता है ये सिर्फ कैसे कर सकते हैं, आपको पता है कि नहीं? अगर मैं पूछूं, आपको क्वेश्चन दे दूं नीट में, भाई आरएनए से डीएनए बनाने के लिए हमें क्या करना है, तो हम लिखेंगे पहला हम डबल स्ट्रैंड बना देंगे। हां सर, हम यूरेसिल से क्या बना देंगे? थाइमिन बना देंगे। यूरेसिल से क्या बना देंगे? थाइमिन बना देंगे। हम डबल स्ट्रैंड बना देंगे, समझो इस चीज को, हम क्या बना देंगे? थाइमिन बना देंगे, समझो। और हम क्या कर देंगे बेटा, और हमने क्या किया, 2-OH को मॉडिफाई कर दिया 2-H में। हमने डीऑक्सीराइबोज को किस में कन्वर्ट कर दिया? हमने कन्वर्ट कर, सॉरी, राइबोज को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? डीऑक्सीराइबोज ने। ये चेंज किए हमने। तो एनसीईआरटी ने बोला है कि कुछ केमिकल बदलाव किए हमने। हमने क्या किए? कुछ केमिकल बदलाव किए, उसके बाद ये किया है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये आपको जो मैंने बताया है सुन लो ध्यान से। सबसे पहले स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमारे पास आरएनए इवॉल्व हो गया है, किसमें? डीएनए में। आरएनए क्या था? पहला जेनेटिक मटेरियल था जो इवॉल्व हुआ। प्रॉब्लम क्या थी? वो लेस स्टेबल था। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है? तो ये सारे काम कर पा रहा था। तो हमने क्या किया, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए आरएनए से डीएनए इवॉल्व कर लिया। डीएनए को डबल स्ट्रैंड बनाना पड़ा, यूरेसिल को थाइमिन में मॉडिफाई करना पड़ा, 2-OH को OH ये H में लाना पड़ा। क्या ये क्लियर है? तो अगर आपसे कोई पूछता, आरएनए वर्ल्ड नाम से एक टॉपिक दे रखा है, उसमें दे क्या रखा है? उसमें ये पूछा है कि जब हमने ये सारा डिस्कशन कर लिया तो बताओ पहला जेनेटिक मटेरियल कौन? तो हम कहेंगे पहला जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए है, सॉरी आरएनए है। आरएनए सारे काम कर लेता था। कौन से काम करने? उसको प्रोटीन बनाने को लेके बहुत सारे सेल के जरूरी प्रोसेस वो डायरेक्टली खुद कर लेता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी वो स्टेबल नहीं था। स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है एक जेनेटिक मटेरियल में, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर है। मैं आपको इस चीज को ऐसे समझो कि मान लो एक बुक है, एक समझो ध्यान से, ये बुक है, इस बुक के पेजेस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे मैं बहुत ज्यादा, जो लाखों सालों में इवॉल्व किए हैं। क्या मैं इसको ऐसे इधर उधर फेंक सकता हूं? नहीं। अगर मैं कैसे भी कंडीशन में रखूंगा, इसमें कुछ भी पेज फट गया, कुछ भी चेंजेस आ गए, तो आगे फिर मैं इसकी कॉपी नहीं बना पाऊंगा। तो नेचर ने क्या किया, ये डीएनए है, ये मेन बुक है, इसको रखा सेल के न्यूक्लियस में, फिर इसकी फोटोकॉपी बनाई जाती थी आरएनए, जिसको हम यूज करते हैं।
तो किसी भी सेल में डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन बनाता ही नहीं है, डीएनए अपनी एक फोटोकॉपी बनाता है जिसे आरएनए कहते हैं, और वो फोटोकॉपी ऐसी होती है कि प्रोटीन बनाने के बाद अपने आप फट जाती है, गायब हो जाती है। मतलब आरएनए ऐसा नहीं कि प्रोटीन बनाने के बाद रहता है, जब जरूरत पड़ेगी दोबारा उस पेज की फोटोकॉपी होगी। जैसे मान लो इसमें बहुत सारे पेज हैं, तो मान लो सिर्फ इतने पेज की मुझे जरूरत, जिस भी पेज की जरूरत पड़ेगी उस पेज की फोटोकॉपी बनाकर बाहर भेज देंगे। मतलब जिस प्रोटीन की जरूरत होगी उसका आरएनए बना के न्यूक्लियस के बाहर भेज देंगे। ये चीज समझ पा रहे हो? और जब वो आरएनए बनेगा, वो जो आरएनए बना बेटा, उससे फिर हम प्रोटीन बनाएंगे, और वो आरएनए फिर टूट जाता, रहता नहीं है। वो प्रोटीन बनाने के बाद अपना खत्म हो जाता है, जब भी जरूरत होगी उससे फिर आरएनए बनाएंगे। इससे मुझे कंट्रोल मिलेगा। कंट्रोल कैसे मिलेगा? मान लो मैंने इससे फोटोकॉपी करके बाहर भेज दी, उससे प्रोटीन बनाए जा रहे हैं बिना जरूरत के भी। क्यों जरूरत है? जब जरूरत होगी हम दोबारा फोटोकॉपी कराएंगे। पर इस ओरिजिनल कॉपी को बनाए रखना है। क्यों बनाए रखना है? क्योंकि इसी में सब कुछ स्टोर है। तो इसमें चेंज क्या होता है? म्यूटेशन। अगर मान लो मेरे पास इस बुक की जो फोटोकॉपी, ये कॉपी है, इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ चलेगा? जैसे मैं आपसे पूछूं, एक बच्चा मेरे से बेटा ऑफलाइन में जब पढ़ा रहा था, कह रहा है सर आरएनए में म्यूटेशन नहीं होती। मुझे एक चीज बता, ये ओरिजिनल कॉपी है, दिस इज ओरिजिनल कॉपी, दिस बुक इज ओरिजिनल कॉपी। यहां मेरे पास एक आरएनए फोटो कॉपी है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ होगी तो फिर फोटो कॉपीज गलत निकलेंगी ना? हाँ ठीक है, उसे म्यूटेशन कह रहे हैं। अगर मान ले फोटो कॉपी कुछ गलत बनी है तो नई कॉपी बना लेना बेटा, है तो तेरे पास ओरिजिनल बुक, उससे दोबारा कर ले फोटो कॉपी। तो आरएनए में म्यूटेशन नहीं होती, म्यूटेशन सिर्फ डीएनए में होती है। तो अभी तो सर आप कह रहे थे आरएनए में, वो जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहा था। इसीलिए नेचर ने क्या किया, नेचर ने इस मेन डीएनए को मेन कॉपी बना दिया, आरएनए को उसकी फोटोकॉपी रखा, और डीएनए से जब भी जरूरत होती है तो आरएनए बनता है। ठीक है, और वो हमारा क्या रहता है? एज अ, मतलब ये जेनेटिक मटेरियल रहा, और नेचर ने पहले आरएनए इवॉल्व किया था क्योंकि वो सारे काम कर पा रहा था, फिर उसको मॉडिफाई करके डीएनए बनाया। क्लियर है कि नहीं? ठीक है बेटा, सही है। एक चीज और है बच्चे, आज आपका क्लास इतना ही छोटा रहेगा। रीजन क्या है? थोड़ा मेरे को एक्सर्शन है, हेल्थ की कुछ इश्यूज हैं आज थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा कल संडे को क्लास आपकी 100% आ रही है। ठीक है, आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा? डीएनए रेप्लिकेशन संडे को पढ़ाऊंगा प्रॉपर, और उसमें पूरा डिस्कस करूंगा कि कैसे करा रहे हैं। ठीक है बेटा, कल हम प्रॉपरली डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, जो बच्चा ये लिखेगा नहीं सर बैकलॉग है, बेटा तेरा बैकलॉग कभी खत्म नहीं होगा जीवन में, पहली बात, क्योंकि तुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमें सिलेबस भी कराना है। क्लियर है? तो दो चीजों को लेके बिल्कुल मैं स्ट्रिक्ट हूं। एक, टाइमिंग को लेके मैं 2.5 घंटे की क्लास नहीं डाल रहा हूं, मैं 2 घंटे, 1 घंटे 50 मिनट, 2 घंटे 10 मिनट, 2 घंटे 15 भी डाल सकता हूं, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि चिल्लाता हुआ मिल जाए मुझे। ठीक है, पहली बात चैट में। दूसरी बात क्या है बेटा, हम आपके लिए पढ़ाते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो आपको अपने लिए पढ़ना है, पहले समझ लो इस बात को। हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं, आपको अपने लिए पढ़ना है। तो हम जो कोई क्लास एक्स्ट्रा देंगे वो सिर्फ आपके लिए, ताकि सिलेबस टाइम पे खत्म कर सके, रिवीजन करा सके। क्लियर है? अब इसमें तुम ये भी कह सकते हो सर जल्दी में छोड़ नहीं रहे हैं, थोड़ा अभी मेहनत पड़ेगी, बाद में थोड़ा सा आपको रिवीजन का टाइम मिलेगा। नहीं तो आपने अगर फुल सिलेबस में सारा करा दो, तूने फुल सिलेबस टेस्ट एक भी नहीं दे रखा, फिर कैसे होगा तेरा सिलेक्शन? जैसे मान ले मैं तेरे को कहूं कि यार जो क्या नाम है, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है क्रिकेट का, उसको आज तक मैंने एक भी मैच नहीं खिलाया, सीधे वर्ल्ड कप खिला दूं उसे? मतलब तूने आज तक एक भी टेस्ट नहीं दिया, सीधे जाके तेरे को मेन उसमें बिठा दूं एग्जाम में? समझ इस बात को। तो तुझे प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे पेपर सॉल्व करने हैं। ये सत्य, एक कटु सत्य है बेटा। कटु सत्य मतलब एक बिटर ट्रूथ है तुम्हारे लिए, कि तुम्हें करना है और टाइम बचा के पूरा रिवाइज भी करना है। आपकी टेस्ट सीरीज भी आने वाली है, 3 तारीख के आसपास से शायद आएगी, तो टेस्ट सीरीज भी आने वाली है, तो आपको सारा तैयार होना पड़ेगा। क्लियर है? आप उसके पहले काफी कुछ मेजर पार्ट, मान लो मॉलिक्यूलर भी खत्म हो जाए, 2-4 चैप्टर, तो थोड़ा सा ही तो बचेगा। फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज जब स्टार्ट हो रही होगी तो हम कोशिश करेंगे जल्दी खत्म करने की। ठीक है, उस जल्दी कैसे खत्म करें? छोड़ दें? नहीं, टाइम बढ़ाएंगे हल्का सा। तो कितना बोला मैंने? कहा 2 घंटे, 2 घंटे 10 मिनट, ऐसा कुछ। उसके बाद मैंने क्या बोला? मैं संडे एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा। आज मैं आपको कम दे रहा हूँ, रीजन है क्योंकि मेरा थोड़ा सा हेल्थ का इश्यूज था, इसलिए मैं आज कैंसिल भी करने की सोच रहा था, पर नहीं, हमें पढ़ाना जरूर है आपको, क्योंकि हमें एक पार्ट खत्म कर दिया। यहां से मैं डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाऊंगा, मेसेल्सन स्टार डीएनए रेप्लिकेशन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे एक क्लास में, ऐसे करके मूव करेंगे। ठीक है बेटा, चलो बाय।